हेलो फ्रेंड्स, मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट की थी। इस सीरीज के माध्यम से मैं आपको सेकंड ग्रेड एसएसटी का इकोनॉमिक्स का कंप्लीट सिलेबस कराऊंगी। इससे पहले मेरे 2 क्लासें आ चुकी हैं जो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकती हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बेरोजगारी। इस बेरोजगारी टॉपिक को मैं एनसीईआरटी के माध्यम से कंप्लीट कराऊंगी। उसके साथ साथ है मैंने नए डाटा है वो भी शामिल कर लिए हैं और उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगी। ओके, देखिए सबसे पहले हम बेरोजगारी परिभाषाएं देखेंगे, उसके बाद उसके प्रकार देखेंगे और प्रकार के साथ साथ हम बेरोजगारी मापन के लिए सरकार द्वारा प्रयोग ली जा रही मेथड को देखेंगे। ओके, देखते हैं आगे कि कोई व्यक्ति कार्य के योग्य इच्छुक हो लेकिन रोजगार प्राप्त करने में असफल हो तो इस स्थिति को हम बेरोजगार या बेरोजगारी कहेंगे। यानी कोई व्यक्ति है वो कार्य करने का इच्छुक है लेकिन रोजगार प्राप्त नहीं हो रहा है, उस व्यक्ति को हम बेरोजगार कहेंगे। अन्य शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि एक व्यक्ति जो किसी उत्पादकीय क्रियाओं में लाभकारी तौर पर कार्य करता नहीं है वह बेरोजगार है। भारत है वो युवाओं का देश है, लेकिन युवा शक्ति है तभी लाभदायक होगी जब उसे उचित रोजगार में नियोजित किया। आपने गांव या शहर में बहुत से लोग कृषि कार्य में लगे हैं तो अनेक लोग हैं व्यवसाय में कार्य करते हैं। साथ ही कुछ लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, बीमा आदि सेवाओं में कार्यरत है। प्रत्येक रोजगार प्राप्त व्यक्ति काम से स्वयं धन प्राप्त करता है तथा वह अपने राष्ट्र के लिए भी उत्पादन में योगदान करता है। रोजगार से व्यक्ति को धन की प्राप्ति के साथ साथ अनुभव भी प्राप्त होता है जिससे उसकी कार्य कुशलताएं वृद्धि होती है। यदि व्यक्ति बेरोजगार रहता है तो उसे धन तथा कुशलता की हानि होती है और वह मानसिक अवसाद का भी सामना करता है। बेरोजगारी एक व्यक्ति को अकुशल तथा असामाजिक बना देती है। बेरोजगारी की स्थिति व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के लिए अनेक हानियों का निर्माण करती है। बेरोजगारी को समझने के लिए आवश्यक है कि सर्वप्रथम श्रम शक्ति, कार्य शक्ति तथा बेरोजगारी की दर को समझा जाए। यानी इस परिभाषा में कहा गया है कि एक व्यक्ति जो है वो कार्य करना इच्छुक है परंतु उसे रोजगार नहीं मिल रहा है, वो बेरोजगार होगा। देखिए आपको बता देती हूँ कि बेरोजगार किस एज के व्यक्ति को कहेंगे। अगर एक व्यक्ति है उसकी एज 15 से 59 ईयर के मध्य उसकी एज है, तो अगर वो इस एज के अंदर कार्य प्राप्त करना चाहता है, उसे कार्य नहीं मिल रहा है, तो वह व्यक्ति बेरोजगार होगा। कि बेरोजगारी की जो आंकड़ी हैं वो रोजगार के माध्यम से 15 से 59 एज के मध्य के व्यक्तियों की निकाली जाती है। ओके, आगे देखते हैं। श्रम शक्ति का तात्पर्य उस जनसंख्या से है जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन हेतु चालू आर्थिक क्रियाओं के लिए श्रम की आपूर्ति करती है। इसे रोजगार शुदा और बेरोजगार दोनों शामिल होते हैं। कार्य शक्ति श्रम शक्ति का वह भाग है जो रोजगार में प्रचलित है। मजदूरों की दर पर कार्य करने के इच्छुक व्यक्तियों को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य नहीं मिलने पर वह बेरोजगार कहलाता है। बेरोजगारी दर बेरोजगार व्यक्ति की संख्या का श्रम शक्ति में शामिल लोगों की संख्या से अनुपात है। ओके, देखिए बेरोजगारी दर के अनुमान 3 दृष्टिकोण के माध्यम से किया जाता है। ये आप ध्यानपूर्वक देखिएगा कि बेरोजगारी की दर है किन दृष्टिकोण से निकाली जाती है। एक सामान्य स्थिति, एक साप्ताहिक चालू स्थिति के आधार पर, एक चालू या दैनिक स्थिति के आधार पर। मैं आपको समझा देती हूँ कि बेरोजगारी की दर है वो 3 आंकड़ों के द्वारा निकाली जाती है। कि अगर एक व्यक्ति है उसे एक वर्ष में 184 दिन भी रोजगार प्राप्त नहीं हो रहा है तो वह बेरोजगार होगा। साप्ताहिक का अर्थ हो जाएगा कि एक व्यक्ति की सप्ताह के आधार पर निकाली जाती है कि एक व्यक्ति को सप्ताह में अगर 4 दिन भी वो रोजगार नहीं मिल रहा है तो बेरोजगार होगा। और चालू देने का है एक व्यक्ति को एक दिन के दृष्टिकोण से उसकी बेरोजगारी का निदान किया जाता है। अगर एक व्यक्ति को 24 घंटे में एक घंटे भी रोजगार प्राप्त नहीं हो रहा है तो वह बेरोजगार होगा। अगर उसे एक दिन में 4 घंटे भी रोजगार मिल रहा है तो वह अर्ध बेरोजगार की श्रेणी में आएगा। ये आप ध्यान से देखिएगा कि बेरोजगारी के दर का अनुमान 3 दृष्टिकोण से लगाया जाता है। एक सामान्य स्थिति के आधार पर, एक सप्ताह या चालू स्थिति के आधार पर, एक चालू दैनिक स्थिति के आधार पर। आगे देखते हैं। यहाँ ध्यानपूर्वक देखिएगा कि भारत में बेरोजगारी का अनुमान लगाने हेतु भारतीय परिदर्शक सर्वेक्षण संगठन NSSO द्वारा अलग अलग दरों का आयोजन करके आंकड़े जुटाए जाते हैं। बेरोजगारी संबंधी आंकड़े जुटाने के लिए संगठन 2011-12 में 68वां दौर चलाया था। इस दौर में पाया कि सामान्य स्थिति के आधार पर प्रति हजार जनसंख्या पर श्रम शक्ति है वो 395 तक, कार्य शक्ति है वो 384 रही। वह 2011-12 के 68वें दौर में सामान्य स्थिति पर बेरोजगारी दर 2.3% है। देखिए भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन जारी करता है? वर्तमान समय में भारत में बेरोजगारी के आंकड़े NSO करता है। देखिए NSO का गठन है 1950 में किया गया था और उसके साथ ही एक अन्य संगठन था जो CSO जो 1951 में इसका गठन किया गया। उन दोनों को मर्ज कर 2019 में NSO का गठन किया गया। वर्तमान समय में भारत में बेरोजगारी के आंकड़े हैं NSO करता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम बेरोजगारी के प्रकार जानेंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है कि परीक्षा के अंदर है ये बेरोजगारी दे देंगे और पूछेंगे कि किस प्रकार की बेरोजगारी है। देखिए हमारी प्रथम होगी कि मौसमी बेरोजगारी। बहुत से व्यवसाय ऐसे होते हैं जो मौसम बदलने के साथ साथ समाप्त हो जाते हैं। ऐसे व्यवसाय वर्ष की एक निश्चित अवधि या मौसम में रोजगार देते हैं। कृषि और कृषि आधारित उद्योग इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। जब मौसम प्रतिकूल होता है तो इन मौसमी व्यवसाय में लगे लोग बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। इसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। यानी मौसमी बेरोजगारी का अर्थ हो जाएगा कि एक मौसम के आधार पर लोगों को रोजगार मिलता है। जैसे रबी की फसल के अंदर होते हैं जो लोग हैं रोजगार युक्त होते हैं, परंतु रबी और खरीफ की फसल के मध्य जो टाइम होता है उसके अंदर उन्हें रोजगार प्राप्त नहीं होता था। इसके अंदर वो मौसमी बेरोजगारी के अंतर्गत आएंगे। और हमारे अगले देखते हैं कि संरचनात्मक बेरोजगारी। विकास के साथ साथ अर्थव्यवस्था की संरचनाएं बदलती रही है। किसी एक क्षेत्र में मांग कम होती है तो किसी दूसरे क्षेत्र में मांग बढ़ जाती है। अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन के साथ साथ मांग का स्वरूप भी बदलता रहता है। इस प्रकार संरचनात्मक परिवर्तनों के कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसे संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। यानी
संरचनात्मक बेरोजगारी अर्थ हो जाएगा कि अर्थव्यवस्था की संरचना जो बदलती है तो किसी क्षेत्र में मांग ज़्यादा होती है और किसी क्षेत्र में मांग है वो कम हो जाती है, इसे हम संरचनात्मक बेरोजगारी कहेंगे। जैसे मैं आपको संरचनात्मक बेरोजगारी का एक उदाहरण दूँ तो आप समझ सकते हैं। जैसे आज टेक्नीशियल ज़माना है, जिसके अंदर है जो लोग हैं ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड जूते पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं। जो हस्तशिल्प है, जो कारीगरी है उसको लोग पसंद नहीं करते। ये संरचनात्मक बेरोजगारी का सबसे बेस्ट उदाहरण होगा। चलिए अगली बेरोजगारी देखते हैं। ये अगला प्रकार होगा तकनीकी बेरोजगारी। उत्पादन की तकनीकी में सुधार तथा नवीन मशीनों के उपयोग के कारण जो बेरोजगारी होती है वह तकनीकी बेरोजगारी कहलाती है। जैसे तकनीकी में सुधार, जैसे एक फैक्ट्री है वो अपनी मशीनों को अपग्रेड करने के लिए जो नई मशीनें हैं वो लगा रही हैं, इसलिए जो टाइम होगा उसके अंदर हम जो फैक्ट्री के मजदूर होंगे वो बेरोजगार हो जाएंगे। इसी टाइम को हम तकनीकी बेरोजगारी कहेंगे। अगली बेरोजगारी का प्रकार देखते हैं हम कि घर्षणात्मक बेरोजगारी। इसमें भिन्नात्मक बेरोजगारी भी कहा जाता है। ये नाम आप ध्यान से देखिएगा, याद रखिएगा कि भिन्नात्मक बेरोजगारी किसे कहते हैं, घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। दो रोजगार अवधियों के मध्य उत्पन्न बेरोजगारी को घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। ये कार्य बदलने, हड़ताल, तालाबंदी आदि के कारण उत्पन्न होती है। ये बेरोजगारी अस्थायी प्रवृत्ति है। यानी जैसे आपको एक उदाहरण देती हूँ उसके अंदर कि जैसे आपके सेकंड ग्रेड आप एग्जाम में लग गई है, ओके, आपकी जॉब लग गई है और उसके बाद आपने फर्स्ट ग्रेड का पेपर दिया और उसके अंदर भी आपकी जॉब लगी है। जो आपके फर्स्ट ग्रेड में ज्वाइन करने के लिए आपको सेकंड ग्रेड आपको छोड़ना होगा और सेकंड ग्रेड छोड़ने के बाद जो फर्स्ट ग्रेड की जो आपकी ज्वाइनिंग आएगी उसके समय जो टाइम होगा उसे हम घर्षणात्मक बेरोजगारी कहेंगे, जो एक अस्थायी होती है। अगली बेरोजगारी हम देखते हैं कि चक्रीय बेरोजगारी। अर्थव्यवस्था में होने वाली नियमित प्रकृति की उतार चढ़ाव, तेजी, मंदी की स्थिति को व्यापार चक्र कहा जाता है। व्यापार चक्रों में जब मंदी की स्थिति होती है तो समग्र मांग का स्तर बहुत कम हो जाता है। इस उत्पादन और रोजगार में भी गिरावट हो जाती है। समग्र मांग में कमी अब व्यापार चक्रों के कारण चक्रीय बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। यानी एक टाइम के अंदर व्यक्ति रोजगार प्राप्त कर चुका है और एक टाइम के अंदर वो बेरोजगार होता है, इसी चक्र को हम चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। अगली देखते हैं छिपी हुई प्रचंड बेरोजगारी। अगली कौन सी हो जाएगी हमारी, छिपी हुई या प्रचंड बेरोजगारी। कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति रोजगार में संलग्न तो दिखाई देता है लेकिन कुल उत्पादन में उसका योगदान शून्य या नगण्य होता है। यदि अधिक या अतिरिक्त श्रम को उस कार्य से हटा भी दिया जाए तो उत्पादन की मात्रा में कमी नहीं होती। ऐसे छुपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है। ये बेरोजगारी अविकसित देशों में, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि क्रियाओं में अधिक पाई जाती है। ये मैं आपको समझा देती हूँ कि अगर एक व्यक्ति है जो कृषि कार्यों में लगा हुआ है, उसके काम करने से उत्पादन पर तो कोई असर नहीं होगा, तो उसे हमें छिपी हुई प्रचंड बेरोजगारी कहते हैं। अगला हम देखते हैं कृषि प्रधान अविकसित अर्थव्यवस्था में होने के कारण यह संरचनात्मक या छिपी हुई बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है। अविकसित देशों में सामान्यतः चक्रीय घर्षणात्मक बेरोजगारी अधिक देखने को मिलती है। विकसित देशों में कौन सी बेरोजगारी देखने को मिलती है, चक्रीय और घर्षणात्मक है। और अविकसित देशों में कौन सी बेरोजगारी देखने को मिलती है, अविकसित देशों में ये प्रचंड बेरोजगारी है वो अधिक देखने को मिलती है। देखिए हमने देखिए बेरोजगारी की परिभाषाएं देख ली है, उसके बाद प्रकार देख लिए हैं, उसके साथ साथ बेरोजगारी का मापन है जो आंकड़े कौन जारी करता है, NSO जारी करता है। और उसके बाद बेरोजगारी किस आधार पर निकाली जाती है, सामान्य स्थिति, साप्ताहिक या चालू स्थिति और दैनिक स्थिति के आधार पर ये जानिए। अब हम जानेंगे कि बेरोजगारी के क्या क्या कारण है। कि रोजगार परक शिक्षा और प्रशिक्षण का अभाव, कि भारत में साक्षरता और शिक्षा स्तर लगातार बढ़ रहा है और उसके साथ ही शिक्षित बेरोजगारी की नई समस्या भी दृष्टिगोचर हुई है। भारतीय शिक्षा में रोजगार परकता का अभाव है। यह शिक्षा की व्यवहारिक उपादेयता बहुत कम है। यह शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद छात्र रोजगार प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं। इसी प्रकार भारत के कौशलता प्रदान करने प्रशिक्षण केंद्रों का अभाव भी है। प्रशिक्षण व्यक्ति को मानवीय पूंजी बनाता है, इसके लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है। यानी बेरोजगारी कारण के अंदर हमने प्रथम कारण देखा था कि भारत में रोजगार प्रशिक्षण और प्रशिक्षण का अभाव है जो बेरोजगारी को बढ़ावा देता है। उसके आगे देखते हैं कि बढ़ती जनसंख्या है वो भी बेरोजगारी का एक कारण है। सरकार के द्वारा है जो रोजगार प्रदान अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन ये जनसंख्या वृद्धि के साथ श्रम शक्ति को भी पूरा खपाने में असफल रही है। भारत में श्रम शक्ति लगातार तेजी से बढ़ रही है, तो इसके लिए रोजगार अवसरों के तेजी से सृजन की आवश्यकता है। अगला कारण देखते हैं। अगला हमारा कारण होगा अनुपयुक्त तकनीकी। भारतीय कृषि उद्योग में आधुनिक तकनीक को तेजी से अपनाया जा रहा है। यह तकनीकी पूंजीकरण और श्रम बचतकारी है। भारत जैसे देशों में यह तकनीक उपयोगी नहीं है। भारत में ऐसी तकनीकी अपनाए जाने की आवश्यकता है जो यहाँ की विशाल श्रम शक्ति को भी रोजगार में ले सके। अत्याधुनिक तकनीकी भारत में बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी है। यानी तकनीकी के उपयोग से जो व्यक्ति हैं वो बेरोजगार हो रहा है, क्योंकि मशीनों के अधिक प्रयोग से व्यक्ति की जो क्षमता है उसके कार्य नहीं कर पा रहा है और साथ ही साथ है वो व्यक्ति के रोजगार का जो स्थान है वो आधुनिक तकनीकी ले रही है। अगला कारण देखते हैं कि कृषि का पिछड़ापन धीमा विकास में भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है। आज भी लगभग 50% श्रम शक्ति कृषि और श्रम रोजगार प्राप्त करती है। कृषि क्षेत्र का धीमा विकास और विशाल जनसंख्या के लिए रोजगार का पर्याप्त अवसर पैदा करने में असफल रहा है। यानी अगला कारण हो जाएगा कृषि का पिछड़ापन भी भारत में बेरोजगारी का एक कारण है। अगला देखते हैं रोजगार विहीन आर्थिक विकास। सामान्यतः विकास के साथ साथ रोजगार में वृद्धि होती है। भारत में पिछले 35 वर्षों में तेज गति से विकास हुआ है, लेकिन इस विकास में सेवा क्षेत्र का योगदान अपेक्षाकृत अधिक नहीं रहा है। सेवा क्षेत्र में रोजगार गहनता कृषि और रोजगार की तुलना में कम होती है। तेज आर्थिक विकास के बावजूद रोजगार के अवसरों में पर्याप्त वृद्धि नहीं है। यानी हम नवीनतम आंकड़ा देखें तो भारत में जो GDP उसके अंदर है सेवा क्षेत्र का 55% योगदान है, परंतु
55% योगदान जीडीपी में होने के बावजूद वह केवल 16% है रोजगार देता है, यानी 16% जनसंख्या उसके अंदर है रोजगार में लगी हुई है। ओके, अगला देखते हैं। अगला हमारा कारण हो जाएगा राजनीतिक इच्छा शक्ति और व्यवस्थित नियोजन का अभाव। भारत में विकास के साथ संरचनात्मक परिवर्तन के फलस्वरूप अधिक श्रम व्यवस्थित नियोजन के द्वारा अन्य क्षेत्रों में खपाए जाने की आवश्यकता है। यद्यपि बेरोजगारी निवारण हेतु सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम चलाए गए, लेकिन सामंजस्य का अभाव है। कार्यक्रम में रिसाव हो जाता है, अतः इसके समस्त लाभ लक्षित व्यक्तियों तक नहीं पहुंच पाते। देखिए, अभी भी हमने पढ़ा है कि बेरोजगारी किसे कहते हैं, बेरोजगारी के प्रकार देखें और उसका जो मापन किस विधि के द्वारा निकाला जाता है और आंकड़े कौन जारी करता है। उसके बाद हमने बेरोजगारी के कारण जान लिए। मैंने आपको लाइन टू लाइन पढ़ा दिया है और साथ ही साथ समझा दिया है। जिसके नवीनतम डाटा है वो मैंने आपको जैसा कहा कि क्वेश्चन कराऊंगी उसके अंदर ऐड कर दूंगी। ओके, उससे पहले मैंने 2 क्लासें ले ली, आप प्लेलिस्ट में जाकर वो देख सकते हैं। और आज के पैटर्न देखें तो अभी बोर्ड है वो एनसीईआरटी के माध्यम से ही क्वेश्चन पुट अप कर रहा है, इसलिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत आवश्यक हो गया है। ओके, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।